नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है पीएम विकास का उद्देश्य। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से आज पुणे में चौथी Y20 परामर्श बैठक का आयोजन। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज ईडी के सामने पेशी। इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड को लेकर आज दोपहर नई दिल्ली में नीति आयोग में एक समीक्षा बैठक में नीति आयोग के सदस्य और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत तमाम उच्चाधिकारी लेंगे हिस्सा। वहीं इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल की थी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। और अहमदाबाद टेस्ट का आज तीसरा दिन। भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 36 रन बनाए। वहीं ख्वाजा और कैमरन ग्रीन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 480 रन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। वेबिनार में 4 सत्र होंगे, जिसमें घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ विपणन समर्थन, लाभार्थियों की पहचान और कार्यान्वयन ढांचे सहित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में विचारों और सुझावों के लिए सरकार 12 वेबिनार आयोजित कर रही है। ये वेबिनार इसी श्रृंखला का हिस्सा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से चौथी यूथ 20 परामर्श बैठक आज पुणे में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। चौथी यूथ 20 परामर्श बैठक का विषय शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है। संगोष्ठी के 6 उप विषय हैं, जिसमें संघर्ष के समाधान में एक उत्प्रेरक के रूप में भारत में विकास की राजनीति, जलवायु से संबंधित कार्रवाई, लैंगिक आधार पर होने वाले संघर्ष और सुधार, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता और भविष्य के कार्य शामिल हैं। परामर्श बैठक में दर्शकों में युवा प्रतिनिधि, प्रतियोगिताओं के विजेता, भारत और G20 देशों के अतिथि और छात्र शामिल होंगे। इन विचार विमर्शों के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को प्रेरित किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समझ को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज ईडी के समक्ष पेशी होनी है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता से हैदराबाद में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। कविता को यह समन हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को सोमवार रात इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद भेजा गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसके अलावा इस मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि पिल्लई ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के वास्ते सांठगांठ की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रियल टाइम के आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP नेटवर्क के जरिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर गहरी नजर रख रहा है। इसके अलावा मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 सब टाइप के कारण रुग्णता और मृत्यु दर की निगरानी करने के साथ उन पर कड़ी नजर रख रहा है। मौसमी इन्फ्लुएंजा के संबंध में सह रुग्णता वाले युवा बच्चे और वृद्धजन सबसे अधिक प्रभावित होने वाले संभावित समूह हैं। अब तक कर्नाटक और हरियाणा ने H3N2 इन्फ्लुएंजा से एक मृत्यु की पुष्टि की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को रोगियों के वर्गीकरण, उपचार, प्रोटोकॉल और वेंटिलेटर प्रबंधन पर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने H1N1 मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के टीकाकरण के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है। वहीं इस संबंध में ICMR ने भी एडवाइजरी जारी की है। मौसमी इन्फ्लुएंजा एक तीव्र श्वसन संक्रमण रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये विश्व के सभी हिस्सों में फैलता है और वैश्विक स्तर पर कुछ महीनों के दौरान इसके मामले बढ़ते हुए देखे गए हैं। भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले 2 बार सबसे अधिक दर्ज होते हैं, पहला जनवरी से मार्च तक और दूसरा मानसून के बाद के मौसम में। मार्च के अंत से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। वहीं देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति को लेकर आज दोपहर करीब 1 बजे नीति आयोग में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, फार्मा सचिव, DG ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधिकारी हिस्सा लेंगे। बीते 2 महीने से देश में इन्फ्लुएंजा के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए समीक्षा बैठक की। राज्यों को सतर्क रहने और स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के लिए राज्य सरकार का हर संभव सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे और लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शामिल है, जिससे यात्रा की अवधि 3 घंटे से कम होकर 75 मिनट रह जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मैसूरू खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग का शिलान्यास और IIT धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में PM मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण और पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे हम्पी स्मारकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भारतीय स्टार्टअप परितंत्र के विकास संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें तकनीकी परिदृश्य, भविष्य योजना, प्रचालन तंत्र में नवाचार, भारत को वैश्विक कौशल बाजार बनाना, महिला उद्यमिता जैसे विषय शामिल हैं। बता दें कि देश में नवाचार और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए NSAC का गठन किया गया था। इससे सतत आर्थिक विकास और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। NSAC में संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सदस्य और गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सांसदों का एक शिष्टमंडल बहरीन के दौरे पर है। भारतीय शिष्टमंडल आज अंतर संसदीय संघ के एशिया प्रशांत समूह की बैठक में शामिल होगा। भारतीय दल अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भी भाग लेगा। ओम बिरला अपने दौरे पर विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष G20 देशों के सांसदों के पीठासीन अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले P20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी गेम चेंजर हो सकती है। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाया जा रहा है। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जिक्र करते हुए कहा कि यहां टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों का इलाज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसको लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व के लिए एक उदाहरण है कि कैसे भारत ने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्वास्थ्य सुविधा को प्रभावशाली बनाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी गेम चेंजर हो सकता है। International Symposium on Health Technology is assessment oriented. You will be critically assessing these situations, and that I am sure will go a long way in securing a world order of health and happiness. Affordability of medicine to the ordinary man is of critical consequence. This has been done in a very organized, well spread out geographically. Centers, 9,000 जन औषधि केंद्र। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि देश में न केवल सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं, बल्कि वैश्विक हेल्थ केयर को भी मजबूत करें और उसे समर्थन दें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत का अपना मॉडल बनेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल वैश्विक भी होगा। भारत ने कभी हेल्थ को केवल कॉमर्स के लिए नहीं देखा है। इंडिया के लिए हेल्थ या अदर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। इंडिया के लिए हेल्थ है, सेवा है, और इसलिए इंडिया में जो रिसर्च इनोवेशन होता है उसका ग्लोबली यूज कैसे हो सके। जैसा इंडिया ने कोविन ऐप डेवलप किया तो हमने उसको पब्लिक गुड बना दिया, क्योंकि दुनिया उसका उपयोग करे, डेटा एनालाइज करे, मेटा डेटा डेवलप करे। मेटा डेटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम ऐसे आउटपुट पर जाए जिसमें देश और दुनिया की हेल्थ सुनिश्चित हो। संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाने की वकालत की। साथ ही तकनीक को गांवों तक ले जाने पर जोर दिया गया ताकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। संगोष्ठी में 25 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। संगोष्ठी के बगल में एक मार्केट प्लेस बनाया गया है जहां इनोवेशन और हेल्थ से जुड़े टेक्नोलॉजी को शोकेस किया गया है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो,
जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ ये रहा तुम्हारा नया बैग और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। सना मारिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जारी जंग में सैन्य सहायता मुहैया कराने के लिए फिनलैंड का आभार जताया। वहीं फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मोर्चे पर यूक्रेन का समर्थन किया जाएगा। सना मारिन और ज़ेलेंस्की ने सेंट माइकल्स कैथेड्रल में एक समारोह में भी भाग लिया। ईरान और सऊदी अरब ने शुक्रवार को 7 साल की शत्रुता के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच दुश्मनी से खाड़ी में स्थिरता और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। इससे यमन से सीरिया तक मध्य पूर्व में ईंधन संघर्ष भी हुए। दो प्रतिद्वंद्वी मध्य पूर्व शक्तियों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच बीजिंग में 4 दिनों की पूर्व अज्ञात वार्ता के बाद इस सौदे की घोषणा की गई। ईरान, सऊदी अरब और चीन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार तेहरान और रियाद उनके बीच राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने और 2 महीने से अधिक की अवधि के भीतर अपने दूतावासों और मिशनों को फिर से खोलने पर सहमत हुए। समझौते में राज्यों की संप्रभुता के सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की उनकी पुष्टि शामिल है। समझौते में सऊदी अरब और ईरान ने 2001 में हस्ताक्षरित एक सुरक्षा सहयोग समझौते को सक्रिय करने पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश पर एक और समझौता किया। दोनों देशों ने 2021 और 2022 में पहले की वार्ता की मेजबानी के लिए चीन, साथ ही इराक और ओमान को धन्यवाद दिया। समझौते पर ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली शामखानी और सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद बिन मोहम्मद अल एबन ने हस्ताक्षर किए। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते की रिपोर्टों से अवगत था। उसने यमन में युद्ध समाप्त करने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने में मदद करने के किसी भी प्रयास का स्वागत किया। ब्रिटेन समुद्री मार्गों से छोटी नौकाओं द्वारा प्रवासियों का अवैध आगमन रोकने के प्रयास के लिए फ्रांस को 3 वर्षों में 48 करोड़ पाउंड देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसके लिए अपने देश के योगदान की भी घोषणा की। हालांकि उन्होंने धनराशि का उल्लेख नहीं किया। इस धन का उपयोग 500 अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती और फ्रांस में एक नए हिरासत केंद्र बनाने में किया जाएगा। एलिसी पैलेस में सुनक के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि दोनों देशों के संयुक्त दल ने 30,000 छोटी नौकाओं को समुद्री रास्ता पार करने से रोका और अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश में लगे 500 लोगों को पिछले वर्ष गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सरकार के प्रमुख संकल्पों में अवैध प्रवासी नौकाओं को अपने यहां आने से रोकना बताया है। अमेरिका में नया बैंकिंग संकट शुरू हो गया है। वहां की शीर्ष 16 बैंकों में शुमार सिलिकॉन वैली बैंक को नियामक ने तत्काल बंद कर दिया है। तकनीकी स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए मशहूर SVB फाइनेंशियल ग्रुप के संकट ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में शुक्रवार को हलचल मचा दी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट आ गई। नियामक ने एक बयान जारी कर बताया कि संघीय जमाकर्ता बीमा निगम को इस बैंक का रिसीवर नियुक्त किया गया है और बैंक की 210 अरब डॉलर की संपत्तियों को बेचा जाएगा। FDIC से बीमित SVB इस साल डूबने वाला पहला बैंक है। इससे पहले FDIC से बीमित आखिरी बैंक अक्टूबर 2020 में डूबा था, जब अल्मेना स्टेट बैंक को ताला लगा था। FDIC ने एक बयान जारी कर कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के सभी कार्यालय और शाखाएं 13 मार्च को खुलेंगी और सभी बीमित निवेशक सोमवार की सुबह अपने खाते का संचालन कर पाएंगे। SVB के शेयरों में शुक्रवार को बाजार पूर्व कारोबार में 66% गिरावट आ गई। SVB ने नियामकीय कार्रवाई के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तरी नॉर्वे में संयुक्त बाइकिंग शीतकालीन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में 9 देशों के 20,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण मौसम से निपटना और संयुक्त अभियान की तैयारियों को मजबूत करना है।
सैन्य अभ्यास में कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। एक और छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के तीसरे दिन आज भारतीय टीम 36 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। इससे पहले दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 36 रन बनाए थे। फिलहाल कप्तान रोहित शर्मा 17 रन और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद हैं। टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया से 444 रन पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 480 रन पर समाप्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा ने 180 रन और कैमरन ग्रीन ने 114 रन की शानदार पारी खेली। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है। अंक तालिका की बात करें तो दिल्ली 4 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि गुजरात जायंट्स को 3 मुकाबलों में से केवल 1 में जीत हासिल हुई है और टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। ऐसे में गुजरात जायंट्स की कोशिश आज के मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। महिला प्रीमियर लीग के 8वें मुकाबले में कल यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 10 विकेट से हरा दिया। यूपी की इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में ये दूसरी जीत है। वहीं आरसीबी को लगातार चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी 20वें ओवर में 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 139 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। यूपी के लिए कप्तान एलिसा हीली और देविका वैद्य ने पहले विकेट के लिए 139 रनों की साझेदारी की। एलिसा हीली अपने शतक से चूक गईं। वो 47 गेंद पर 96 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत की अंकिता रैना और ऋतुजा भोंसले आज बेंगलुरु ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में चौथी वरीयता प्राप्त अंकिता ने डिया हेरडजल्स को 6-1, 6-7, 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। जबकि ऋतुजा भोसले की बात करें तो उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के ईडन सिल्वा को 3-6, 7-6, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी पहुंच बनाई है। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है। मरे ने 3 घंटे 12 मिनट तक चले पहले दौर के मुकाबले में अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन एचेवेरी को 6-7, 6-1, 6-4 से हरा दिया। और आइए अब देश के विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।